Hi, welcome friends. This is yet another video on due diligence because there are a lot of questions which keeps coming. लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग sources से advices लेते हैं and they get confused. So MFI has issued a clear cut FAQ for all the mutual fund distributors. You don't have to rely on any third party information. uh, तो उससे बच के रहिए और ये बहुत ज़रूरी है। हर कोई अपनी राय देगा अपने हिसाब से, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल सो लेट्स सी दोज आंसर्स, दोज FAQs clarified by MFI directly from the horse's mouth, so that you don't get confused on any of the aspects of due diligence. So let's start. So first of all, सभी को पता होना चाहिए ये mfindia.com theme/theme1, ये मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको URL मिल जाएगा। इस URL पे एमफी ने अपनी सारे म्यूचुअल फंड्स के क्वेश्चंस जो ड्यू डिलिजेंस से संबंधित है यहाँ पे दे रखे हैं। देयर आर 6 पेजेस। आप वन बाय वन ईच पेज को पढ़ेंगे। 3 क्वेश्चंस के आंसर्स हैं विच इज वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर यू टू प्रिपेयर योर ड्यू डिलिजेंस। So due diligence is nothing but a process to protect your business from any threats. मैं कुछ एग्जांपल ऑफ थ्रेट्स लेता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आए कि ये थ्रेट्स कितने महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट हैं। मैं अक्सर लोगों को अपनी ट्रेनिंग्स में ये बताता हूं कि नॉमिनी रिलेटेड थ्रेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी की नॉमिनेशन या कोई भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का आप कोई भी काम करते हैं किसी क्लाइंट का, तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है। एग्जाम्पल की एक अंकल जी ने अपनी नॉमिनेशन में 80-20 कर दिया, बड़े बेटे को 80 छोटे को 20, और अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आया कि अंकल जी नहीं रहे। छोटे बेटे ने जब ये देखा कि मेरे को 20% ही नॉमिनेशन मिला है, उसने उठा करके सेबी को और गवर्नमेंट में जितने भी उनके पास सोर्स थे उन्होंने वहां पे कंप्लेंट डाल दी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का इल्जाम डाल दिया डिस्ट्रीब्यूटर का, कि डिस्ट्रीब्यूटर और उसके बड़े भाई ने मिल करके पापा से सिग्नेचर ले लिया। नाउ यू कैन थिंक इसमें प्रॉब्लम क्या है, अंकल ने साइन किया है, कौन कौन मना कर देगा, एंड हाउ कैन एनीवन डिनाई अबाउट इट। बट इसमें प्रॉब्लम ये था कि फर्स्ट फाइनेंशियल लॉ कहता है कि कभी भी कोई भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपके पास हो या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपके पास हो, देयर कैन बी टू मोड, वन इज प्रपोजल, अनदर इज कॉल्ड ऑर्डर। सो एनएफटी के केस में आप प्रपोज तो कर नहीं सकते कि सर प्लीज अपना नॉमिनी बदल लो, तो इट विल बी एन ऑर्डर। सो जब जज ने इस बार में इस केस में इस एजेंट को पकड़ा और उनसे पूछा कि दिखाओ अंकल का ऑर्डर कहाँ था, वो बेचारे नहीं दिखा पाए क्योंकि उनके पास सिर्फ स्लिप और ओटीपी अप्रूवल्स हैं, जो कि ऑर्डर नहीं होने के कारण प्रपोजल मान लिया गया। सो थर्ड फोर्थ पॉइंट है जिसमें वो कहते हैं कि सेंट्रलाइज्ड रिव्यू करना उनका एक प्रोसेस है जिसके तहत वो हर एजेंट से, हर एमएफडी से एक ही तरीके से इंक्वायरी लेंगे। एक ही क्वेश्चन का सेट है, ये नहीं कि आपकी अलग उनकी अलग। रिस्पॉन्स लॉजिक जो भी होगा उसके बेसिस पे आपको स्कोर दिया जाएगा 1 2 3। 1 मीन्स आप सिवेरिटी स्कोर में बेस्ट हैं, बहुत अच्छा। 3 मतलब बेकार है, आपका बिजनेस कभी भी धराशायी हो सकता है। तो 3 की स्कोर तो बिल्कुल ना आए, भगवान करे आपको ना आए। तो आपको इतनी अच्छे से अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी है, अपना प्रिपरेशन ऐसा रखना है कि आपको स्कोर 3 ना मिले। 1 इज बेस्ट, 2 मिल भी गया तो इंप्रूवमेंट कर दी जाती है थोड़ी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। दैट इज व्हाट यू शुड एम एट। Now, when you look at the checklist, and the checklist goes by this thing that सबसे पहले आपको 6 सेक्शन पे ये स्कोरिंग की जाती है, और ये 6 सेक्शंस हैं आपकी प्रोफाइल, आपकी एक्टिविटी, आपका ऑपरेशनल एरियाज, आपके कंप्लायंस एंड तरीके, आपके एचआर टीम मैनेजमेंट सैलरी सिस्टम, आपका लीगल मैटर्स, एंड दीज थिंग्स विच इंक्लूड, एंड इनके बेसिस पे आपको स्कोरिंग देती है। यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है कि आप कहीं से पर्ची चोरी करके कुछ लिख दें और स्कोर पूरा आ जाए। यू हैव टू राइट एंड अडॉप्ट दैट इन योर सिस्टम बोथ। अगर आप लिखते हो कि मेरे एचआर में मेरा रूल है कि मैं हर टीम को ट्रेनिंग देता हूं, 3 महीने में उनको पढ़ाता हूं कि ऑपरेशनल चेंज क्या हुआ, मैं उनको रिस्क प्रोफाइल समझाता हूं, अगर ऐसा करते हो तो आपके पास कैलेंडर ऑफ ट्रेनिंग होनी चाहिए, and you should have a record, a picture of people sitting and listening to you. So these are the records which you need to maintain in human resources. You have to make sure कि जो आपके साथ नौकरी कर रहा है वो सीक्रेट रखता है आपके यहाँ का डेटा, उससे डिक्लेरेशन आपके पास होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हर सेक्शन में आएंगी जो आपको ठीक से कवर अप करनी है दोस्तों, तभी आपको मिलेगा स्कोर 1। एंड देन इट कम्स सेल्स पर्सनल, एंड उसकी जो वैलिड आइडेंटिटी ट्रेल है, वो एग्जाम पास किया है कि नहीं, यूआईएन है कि नहीं,
अगर आप नॉन यूएन वाले को कमीशन तो नहीं दे रहे हो, उसको कंसल्टेंसी फीस दे रहे हो कि कमीशन दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो तो ट्रेल में दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो तो क्या दे रहे हो, all that structure has to be clearly defined. And then every transaction which you do with your client, as I told you, whether it is nft or a basically ft, आपको देखना है कि वो ऑर्डर है या प्रपोजल। अगर प्रपोजल है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में तो उसे एडवाइजरी रिलेशनशिप कहते हैं, एंड इट इज रिकमेंडेड दैट आप सभी एडवाइजरी रिलेशनशिप में काम करें। एग्जीक्यूशन ओनली इज नॉट फॉर यू, दिस इज फॉर जीरोदा ग्रो काइंड ऑफ पीपल हु ओनली प्रोवाइड ऐप बेस्ड ट्रांजेक्शन। क्योंकि आप अगर एग्जीक्यूशन ओनली कर रहे हो, अगर आप अपने दुकान में कह रहे हो कि भैया जो खाना है खाओ, जो ले जाना है ले जाओ, तो फिर आप बैठे क्यों हो? फिर आप कमीशन क्यों अर्न कर रहे हो? सो यू डोंट डिजर्व एग्जीक्यूशन ओनली business as a MFD. As a MFD, you are earning commission because you are providing advice, and that advice लोगों को confusion होता है कि मेरे को तो allowed नहीं है। No, 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 no. You are allowed. Let's understand this topic very, very well again. So see, MFI has very clearly written in point number 9 that execution only relationship refers to only such mutual fund distributor who provide online transaction platform where client himself can buy and sell without their advice. In that case, they have to collect an application from the customer that customer is doing everything on their own. इन दैट केस यू डोंट डिजर्व कमीशन। आज तो आपको कोई नहीं बोलेगा, बट एक साल बाद अगर आप बोलते हो कि मैं एग्जीक्यूटर हूं, तो एमफी विल सेंड यू अ लेटर, देन व्हाई द हेल यू आर चार्जिंग रेगुलर प्लान, सेलिंग रेगुलर प्लान? when people are buying on their own, why will they buy from you? So anyway, that is the another reason. But here we all are under advisory relationship. लोग जब मुझसे पूछते हैं अभिनेश जी एडवाइजरी तो हमें अलाउड नहीं है, एक्चुअली आपको एडवाइजरी नोमिनिक्लेचर नहीं अलाउड है, आप बोर्ड पे एडवाइजर नहीं लिख सकते, बट इंसिडेंटली व्हेन पीपल कम टू यू, योर जॉब इज टू गिव एन एडवाइस। like if any you are running a restaurant, imagine you are running a restaurant and anybody comes to you and say मुझे इडली दे दो या मुझे गुलाब जामुन दे दो, you can't give it. You will say कि मुझे पहले अपना टेस्ट करवाओ, and that test is called basically suitability test. And once the suitability criteria passes, then you will say okay, you can eat gulab jamun because your this thing is suitable for you. And but if that process अगर वो नहीं पास करता है suitability test, तो आपको उसे मना करना पड़ेगा, आपको उसे बोलना पड़ेगा सर सॉरी आई कांट गिव इट टू यू। एंड दैट काइंड ऑफ service is called incidental advice. Incidental advice. So let's, lot of people are today confused, I don't know why, but they always ask me the same question every time, sir what is incidental advice and what is advice? Say example, in this same example of restaurant, if someone comes to you and says मेरे को 20 किलो वजन घटाना है, मुझे एक अच्छा न्यूट्रिशनल डाइट चार्ट दीजिए, this you can't do. That is called advisory, financial planning. Okay, but if someone comes and say मुझे भूख लगी है खाना दे दो, आप बताओ मुझे क्या खाना चाहिए, that is called incidental advisory. So when you do anything at that moment looking only at that money, that is called incidental advice. But when you do financial planning, जब आप उसका 20 किलो वजन घटाना चाहोगे इन 6 महीना, तो यू शुड लुक एट लॉट मेनी अदर एस्पेक्ट्स। आपको जानना पड़ेगा कि वो सुबह कब उठता है, वो क्या खाता है, उसकी और क्या क्या हैबिट्स हैं, बहुत सारी चीजें आपको उसके साथ जोड़ना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू विल रीच टू द बेसिक सॉल्यूशन। सो इसीलिए वहां लिखा है फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डाउट incidental advice do not include financial planning. Lot of people I have seen, they use variety of different presentation, बहुत अच्छे अच्छे चार्ट बनाते हैं, SIP फलाना डिकाना SWP, all those things comes under financial planning. Please don't do that. आपको ज्यादा से ज्यादा बनाना है ऑब्जेक्टिव, गोल, और साथ में इलिस्ट्रेशन कि 10,000 लगाऊंगा 12% से कितना बन जाएगा, दैट्स ऑल। You can't decorate it with lot of goodies and things and give him a complete 5 page plan. That is not allowed. Please don't buy softwares to create such plans. That is not for you. Okay, so यहाँ पे बहुत clarify करना है आपको अपने आप को।
So let's go back now. So once you are clear that you are a advise and advisory business आपका मेन है, एग्जीक्यूशन आपके लिए नहीं है, तो आपको उसके बहुत सारे तैयारी करने पड़ते हैं कि आपका क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन क्या है, आपके लिस्ट कैसे निकलते हैं, हाउ यू प्रिपेयर द स्कीम्स suitability for different kind of people, and all that is called SOP. You have to create that SOP during your due diligence. एंड एग्जीक्यूशन ओनली तो हमारा है ही नहीं, तो इसलिए हमारा ये काम नहीं है, वरना इसमें भी बहुत सारे लॉ हैं. एंड देन यू कम टू सुटेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म स्कोप एंड रिस्क प्रोफाइलिंग. सो आपका ऑनलाइन सर्विस का क्या मतलब है, क्या कोई आपके पोर्टफोलियो को आके देख रहा है, आप उसको वहां पे सुटेबिलिटी बताते हो कि नहीं, क्या उसके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में आपने सुटेबिलिटी मार्किंग की है कि सर ये वाला जो पोर्टफोलियो आपका अनसुटेबल है, प्लीज इसे रिडीम कर दो, या फिर सर अपना रिस्क डिग्री बढ़ा लो. ऐसी सब चीजें देखा जाएगा. साथ में आपकी कंप्लेन हैंडलिंग का पूरा ट्रैक रखा जाएगा, आपसे 3 साल का पिछला रिकॉर्ड मांगा जाएगा, जहां पे एक्सपेक्टेड होगा कि आप पूरा उनको मेथोडोलॉजिकली प्रोसेस बताएं. आपको कंप्लेन रजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दोनों का पूरा बैकअप उनको देना पड़ेगा एविडेंस के तौर पे, जब ऑडिटर आपके घर आएंगे. एंड फाइनली यू हैव टू प्रोटेक्ट क्लाइंट डेटा अक्रॉस द डिस्ट्रीब्यूशन चेन. कहीं गलती से आपका एम्प्लॉय, आपके घर ऑफिस का प्यून, आपका सिस्टम, हाउ यू मेक श्योर दैट योर डेटा इज प्रोटेक्टेड, कांट बी रीयूज्ड. वरना आमिर खान, बड़े कोई सेलिब्रिटी या कोई ऐसा आदमी आपके थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है जो जिसका सीक्रेट नहीं लीक होना चाहिए मीडिया में, लोगों में, बट आपके यहाँ इन्वेस्ट करते वो सारी दुनिया को पता चल गई, तो दैट इज अ बैड थिंग फॉर यू, योर बिजनेस कैन गो हंग. सो इसीलिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट का डेटा का सीक्रेसी आपको हर जगह से मेंटेन होनी चाहिए. एंड मार्केटिंग कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर वेरी वेरी व्हाट यू कॉल, तो दे आर वेरी एडमेंट अबाउट इट कि भाई गलती से भी कोई गलती ना हो जाए. तो आपको अपना मार्केटिंग मटेरियल और उसके प्रोसेसेस पे खास ध्यान देना होगा. जहां एएमसी का लोगो और नाम यूज हो रहा है, वहां तो बिल्कुल ही खास ध्यान देना होगा. बिना अप्रूवल के आप कुछ नहीं कर सकते. जहां उनका नाम और ये नहीं यूज हो रहा है, वहां पे आपके पास फिर भी थोड़ी इंडिपेंडेंस है कम्युनिकेशन की, बट दैट टू यू नीड टू बी अप्रूव्ड बाय योर रेस्पेक्टिव म्यूचुअल फंड कंपनी, and then only you should circulate it. Otherwise, all the material should be used only which are supplied by AMC. That is your role, because you are the employee of AMC. आप मान लो एग्जांपल, आपको कमीशन तो मिल रहा है ना, तनख्वाह नहीं मिल रही, बट हो तो एम्प्लॉय. तो एज ए एम्प्लॉय अगर आप पूछो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का कोई एम्प्लॉय, कोई ब्रांच मैनेजर क्या अपना खुद का पर्ची छाप के बाजार में फैला सकता है? हाँ, नहीं फैला सकता. तो इसी तरह आप भी नहीं फैला सकते. यू हैव टू वेरी particular about it. You have to be very particular about it. सो फाइनली मेरा एक पोर्टल है जिसका नाम है ddqmfd.com. इट्स अ वेरी सिंपल, जस्ट टाइप इट एंड क्रिएट योर अकाउंट. यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग देयर. This is obviously a paid service for people who want to avail the complete facility, but otherwise it's a free registration. You can see that how you can store all your annexes. You can find lot of suitable unsuitability letter and other sample things which may help you in preparing for your DDQ. You can contact me by WhatsApp on this number or email on this email ID. So you take a note of it, and thank you. Bye bye.